गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से मेहनत भी कर रहे होंगे। हम लोग कल एंशिएंट हिस्ट्री को ख़त्म किए और अब जर्नी जो है हम लोग का मेडाइवल हिस्ट्री में जाएगा। तो हम लोग जो एंशिएंट हिस्ट्री में देखे थे ना कि सारा पावर किसके पास होता था? राजा के पास, किंग के पास। बाकी सब लोग काम करते थे। लेकिन क्या होगा, एंशिएंट से जब मेडाइवल में जाएंगे ना, तो ये अपने पावर को, राजा को क्या करेगा, राजा को करना पड़ेगा कि अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सामंत के बीच, फ्यूडल के बीच। यही है मेडाइवल हिस्ट्री का मर्म, क्या कि यहाँ पर से सामंतवाद का उदय हो जाएगा और उसमें कैसे कैसे शासन होगा, राज व्यवस्था कैसा होगा, समाज कैसा होगा, आर्थिक गतिविधि कैसा होगा, क्या क्या होगा, वो सारे चीज़ों के बारे में कनेक्ट करना है अपने आप को। अब देखिए क्या है कि स्टार्ट करते हैं मेडाइवल हिस्ट्री, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। अब देखिए क्या है मध्यकालीन भारत। अब देखिए क्या है मध्यकालीन भारत में, क्या है कि इसमें क्या है, इस्लामिक इन्वेजन। कहाँ से स्टार्ट होगा? इस्लामिक इन्वेजन। कहने का मतलब क्या, इस्लाम का आक्रमण से ये स्टार्ट होता है मेडाइवल हिस्ट्री। अब देखिए क्या है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? सल्तनत काल। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत। इसको सही कीजिए तो ये सल्तनत काल। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? मुगल काल। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उत्तर मुगल। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? दक्षिण भारत का विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है, अब पढ़ते हैं इस्लाम के बारे में। सबसे पहले क्या जानेंगे? इस इस मध्यकाल में इस्लाम का उदय कहीं ना कहीं हुआ था। उसी के बारे में जानने का कोशिश करेंगे कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ। अब देखिए ये है इस्लाम। इसके संस्थापक क्या थे? पैगंबर मोहम्मद। और क्या है ये, किस रीजन में? तो सऊदी अरब के रीजन में। देखते हैं सऊदी अरब। देखिए अरबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप। देखिए यहाँ पर ये इस टाइप से होगा, अरब प्रायद्वीप। और यहीं पर क्या है, इसी में क्या है, ये एक सऊदी अरब जगह है। और यहाँ पर क्या है? लाल सागर। और यहाँ पर क्या है? फारस की खाड़ी। इसी के बीच का जो इलाका है वही सऊदी अरब का इलाका है। इसी इलाके में क्या है, इस्लाम का उदय हुआ था। ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें ये। अब ये क्या है इस, और क्या है पैगंबर मोहम्मद को, ये जो हजरत मोहम्मद, इसके फाउंडर कौन थे इस्लाम के? पैगंबर मोहम्मद। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 40 साल की उम्र में। कहाँ पे हुआ था? तो हीरा गुफा में। कहाँ पर हुआ था? हीरा गुफा में। क्या हुआ था? 40 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब क्या है ये 612 ईस्वी में ये कहाँ से किधर चले गए? मक्का से मदीना की तरफ गए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। और ये फिर ये क्या है, 612 ईस्वी में क्या हो गया, ये मक्का से मदीना की तरफ जाने लगे। तो क्या हुआ, जब मक्का से मदीना गए तब किस संवत का शुरुआत हुआ? तो हिजरी संवत का। किस संवत का? हिजरी संवत का। और 632 ईस्वी में क्या हो गया? पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई। क्लियर? कहने का मतलब क्या है कि अरब प्रायद्वीप में, सऊदी अरब में, मक्का नामक जगह पर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। क्लियर? अब क्या है, उसके बाद क्या हुआ कि 40 साल के उम्र में क्या हो गया, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और दूसरा चीज क्या कि ये जब ये और ये मक्का से जब मदीना जाने लगे ना, तब क्या हुआ, हिजरी संवत का शुरुआत हुआ। और 632 ईस्वी में क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर इस्लाम के बारे में? अब देखिए आगे क्या है। अब देखिए क्या है, खलीफा। देख लीजिए ये जो खलीफा है, पैगंबर मोहम्मद का जो उत्तराधिकारी होगा उसको क्या बोला जाएगा? खलीफा। क्लियर? अब देखिए, अब इनके अनुयायी क्या है, दो भाग में विभाजित हो गए। हजरत मोहम्मद के अनुयायी कितने भाग में विभाजित हुए? दो भाग में। एकदम नॉर्मली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और समझना है। देखिए, और क्या है, दो सेक्ट में, सिया सिया और सुन्नी दो समुदाय में बट गए। और जो क्या है, सिया और सुन्नी दो समुदाय में बट गए। और हजरत मोहम्मद के ब्लड रिलेशन वाले जो थे वो क्या हो गए, सिया। और इनके जो अनुयायी थे वो क्या हो गए, सुन्नी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए,
पैगंबर मोहम्मद के ब्लड रिलेशन वाले, पैगंबर मोहम्मद साहब के ब्लड रिलेशन वाले को क्या है, क्या बोला जाता था, सिया। और क्या है उसके इसमें के कौन थे, अली, पैगंबर मोहम्मद के क्या थे, दामाद थे। और दूसरा क्या है, सुन्नी, सुन्नी, सुन्नी का मतलब सुन्ना। अब ये क्या है, पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी थे, क्या थे, पैगंबर मोहम्मद के ये फॉलोअर थे। क्लियर। अब देखिए क्या है, अब इसमें कौन कौन थे, अबू, उमर और उस्मान। कहने का मतलब जो अली जो थे वो दामाद थे, वो सिया धर्म को मानने वाले थे। और अबू, उमर और उस्मान जो क्या थे, सुन्नी थे, हजरत मोहम्मद के अनुयायी थे। वो क्या मानते थे, सुन्नी सेक्ट को। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, अब जो है ना अली का हत्या कौन कर दिया, दशमिक या सीरिया में उमैया का कर दिए, उमैया कर दिए। अली जो थे हजरत मोहम्मद के क्या थे, दामाद, उनकी हत्या क्या कर किसके द्वारा कर दिया गया, दशमिक के शासक के द्वारा। और वो क्या है, और वो किस वंश की नींव डाली, तो उमैया खलीफा वंश की नींव डाल दिया था। और इसका जो सेनापति था वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। यही क्या किया था, इंडिया पर अटैक किया था कि नहीं किया था, 712 ईस्वी में। अब समझ गए। अब देखिए आगे क्या है, भारत पर अरब का आक्रमण कैसे कैसे हुआ। इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहला अरब आक्रमण कौन किया, मोहम्मद बिन कासिम। कौन किया, मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था, 712 ईस्वी में। कहां पर, सिंध के राजा दाहिर पर हमला किया। क्या किया, दाहिर पर हमला किया। कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो अरब वाले जो आक्रमण किए, मतलब क्या, मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण किया सिंध के राजा दाहिर के ऊपर, तो उसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, सो देख लेते हैं। क्या था कि भारत में लूटपाट करना है और क्या करना है, इस्लाम का प्रचार करना है। लूटपाट और क्या करना है, इस्लाम का प्रचार करना है। और कासिम क्या था, देवल बंदरगाह। कासिम कहां पर कब्जा कर लिया, तो देवल बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। ऑब्जेक्टिव क्या था, लूटपाट करना और इस्लाम का प्रसार करना। और कब्जा किस बंदरगाह पर किया, देवल बंदरगाह पे। अब क्या है, अब देखिए अगर कोई आक्रमण करेगा तो उसका कोई प्रभाव होगा कि नहीं होगा, बहुत सारा प्रभाव होगा, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बहुत सारे प्रभाव होंगे। तो वही देख लेते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ा भारत पर अरब आक्रमण का, क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन क्या है, कृषि पर पड़ा। खजूर जो हम लोग खाते हैं कहाँ से मिलता है, अरब से ही मिलता है। समझ रहे हैं ना, खजूर कहाँ से मिलता है, अरब से मिलता है। और क्या है, कल्चरल यूनिफिकेशन हुआ। सांस्कृतिक एकीकरण किसके किसके बीच हुआ, भारत और अरब के बीच। क्लियर। चलिए अच्छा है। अब देखते हैं आगे। आगे क्या है, पशुपालन में क्या हो गया, ऊंट पालना। समझ रहे हैं ना, ऊंट पालना शुरुआत हो गया। कहां से, अरब का जब आक्रमण हुआ उसके बाद से भारत में भी ऊंट का प्रचलन स्टार्ट हो गया। अभी भी वर्तमान में राजस्थान में ऊंट चलता है कि नहीं चलता है। अब देखिए क्या है, अब क्या है, किस पर प्रभाव पड़ा। देखिए, मैथ्स, साइंस, एस्ट्रोलॉजी के विचार का भी आदान प्रदान हुआ। एक दूसरे के लोग जाने, बताना स्टार्ट किया। तो क्या क्या हुआ, मैथ, साइंस, एस्ट्रोलॉजी, हर एक चीज में क्या हो गया, डेवलपमेंट हुआ। क्लियर। अब देखिए क्या है, भारत और किसके बीच, अरब के बीच ट्रेड भी स्टार्ट हुआ। ट्रेड और कॉमर्स भी स्टार्ट हुआ भारत और अरब के बीच। अब देखिए क्या है, भारत में तुर्क आक्रमण। समझ रहे हैं ना, भारत में जब तुर्क का आक्रमण हुआ तो क्या हुआ, ये तो अरब का आक्रमण था। क्या क्या प्रभाव पड़ा, राजनीतिक पर, समाज पर, संस्कृति पर, सब चीज जान लिए। अब तुर्क आक्रमण जब होगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। और ये क्या है, ये जो तुर्क थे, चाइना के नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री पर रहने वाले कबीलाई जाति थे। क्या थे, चाइना के नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री पर रहने वाले क्या थे, ये कबीलाई जाति थे। अब देखिए क्या है, ये जो थे इसके फाउंडर थे अल्पतगीन। तुर्क साम्राज्य के फाउंडर कौन थे, अल्पतगीन। और क्या है, उनका बेटा क्या था, सुबुक्तगीन। पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ही किया था इंडिया पर। क्लियर।
अब अगला क्या होगा, इसका बेटा कौन हो जाएगा बताइए, गजनी। इसका क्या हो जाएगा, गजनी। और ये कब होगा, 1000 एडी से 1025 एडी तक क्या करेगा, इंडिया पर 17 बार अटैक करेगा। क्या करेगा, 17 बार अटैक करेगा। और इस किस चीज का उपाधि लिया, तो मूर्ति भंजक का। किसका, ये मूर्ति को देखते ही क्या कर देता था, तोड़ देता था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मूर्ति भंजक। और इसका उद्देश्य क्या है, भारत में इस्लाम लूटपाट करना और इस्लाम का क्या करना, प्रचार करना। लूटपाट करना और इस्लाम का क्या करना, प्रचार करना। अब देखिए आगे क्या है। और ये तुर्क आक्रमण, गजनी का प्रमुख अटैक कहां कहां क्या क्या हुआ। सबसे बड़ा अटैक क्या था, सोमनाथ मंदिर का। समझ रहे हैं ना, ये भीम वन, इस अटैक पर गजनी क्या करेगा, भीम वन को हरा देगा। सोमनाथ को बहुत बार ये क्या करेगा, लूट लेगा। सोमनाथ मंदिर को क्या कर देगा, ये बर्बाद कर देगा, बहुत सारा सोना चांदी यहां से ले जाएगा। इसका जो प्रमुख अटैक था उसका एक ही ये है कि ये सोमनाथ का सबसे प्रसिद्ध अटैक। सोमनाथ इस समय तक क्या था, गजनी इंडिया में था, मतलब क्या इस युद्ध में भी भाग लिया था। और दूसरा क्या है कि आखिरी हमला कब करेगा, आखिरी हमला क्या करेगा, ये जो क्या जाट के साथ जो आखिरी विद्रोह होगा, क्या होगा, जाट के साथ होगा। क्लियर। सबसे प्रमुख विद्रोह में क्या है, सोमनाथ के मंदिर को ये लूटा था। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है। गजनी के मृत्यु के बाद अफगानिस्तान में और कबीला शक्तिशाली बनकर उभरता है। और उसका गौर कबीला, समझ रहे हैं ना, एक गौर कबीला, गौर कबीला। और ये क्या है, उसी के संस्थापक मोहम्मद गौरी था। उसी का संस्थापक क्या था, मोहम्मद गौरी। गौर कबीला का संस्थापक क्या था, मोहम्मद गौरी। यही क्या करेगा, बाद में जाके कुतुबुद्दीन ऐबक को देगा और वहां से ये क्या कर लेगा, चला जाएगा। अब देखिए क्या है, 1178 में क्या है, गौरी गुजरात पर हमला किया। और गुजरात के राजा भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय को गौरी को हरा दिया और उसे क्या किया, जिंदा छोड़ दिया। वही गलती किया, उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर क्या किया, 1191 में तराइन का लड़ाई हुआ, ये तो आप लोग जान रहे हैं। उसमें क्या होगा, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ाई होगा और क्या होगा, पृथ्वीराज जीत जाएगा और वो क्या करेगा, गौरी को जिंदा छोड़ देगा। लेकिन क्या हुआ, 1192 में तराइन का दूसरा लड़ाई हुआ, पृथ्वीराज और किसके बीच, मोहम्मद गौरी के बीच। और इस बार मोहम्मद गौरी जीत जाएगा और क्या करेगा, इसको पृथ्वीराज चौहान को मार डालेगा। अब देखिए क्या है, हाँ अब उसके बाद क्या है, पहला अटैक 1175 में मुल्तान पर किया, 1178 में गुजरात पर किया, ये तो बता दिए। तराइन के वार के बारे में भी बता दिए। और क्या है, अब एक जब तराइन का दूसरा युद्ध होगा ना, तो उसके बाद ये क्या करेगा, मोहम्मद गौरी यहां से चला जाएगा और क्या करेगा, जब जीत के चला जाएगा और क्या है, अपने जीते हुए साम्राज्य को क्या करेगा, संगठित करेगा। क्या करेगा, एक साथ करेगा सारे साम्राज्य को। जब साम्राज्य को एक साथ कर लेगा तो साम्राज्य क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आगे और क्या है, 1206 में क्या है, अपने शासन का संचालन ये किसको दे देगा, अपना गुलाम। इसका गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर ये अफगानिस्तान क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। कहां चला जाएगा, अफगानिस्तान वापस चला जाएगा। और रास्ते में खोखर जाट के द्वारा गौरी का क्या कर दिया जाएगा, हत्या कर दिया जाएगा। मतलब गौरी का काम तमाम हो गया। कहां पर, खोखर जाट के द्वारा। किसके द्वारा, खोखर जाटों के द्वारा इसका क्या कर दिया जाएगा, काम तमाम कर दिया जाएगा। अब देखिए क्या है, भारत में जो तुर्की का आक्रमण हुआ उसका कारण क्या क्या था, ये भी तो जानेंगे ना। या अरब का अटैक हुआ तो क्या क्या कारण था, तो वो देख लेते हैं क्या क्या कारण था। तो पहला कारण क्या था, भारत में केंद्रीकृत सत्ता का क्या था, अभाव था। और राजपूत राजा आपस में क्या करते थे, झगड़े करते थे, लड़ाई करते थे। केंद्रीयकृत सत्ता नहीं था, जो कि एंशियंट हिस्ट्री में था, प्राचीन भारत में था ना कि केंद्रीयकृत सत्ता था, राजा पावरफुल होता था। लेकिन इस समय आके क्या हो जाएगा, केंद्रीयकृत सत्ता का अभाव हो जाएगा। राजपूत राजा जो थे आपस में क्या करने लगेंगे, लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। इससे क्या होगा कि और लोगों को फायदा हो जाएगा। फिर क्या है,
अब उसके बाद देखिए तुर्क योद्धा जो थे, तुर्क लड़ाके जो थे, राजपूत लड़ाके से ज्यादा एग्रेसिव थे, मतलब वो ज्यादा पावर से, ज्यादा मजबूती के साथ लड़ाई करते थे। समझ गए ना कि भारत में तुर्की जो आक्रमण करने का कारण क्या था। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, आगे क्वेश्चन आ गया। चलिए, ये इंट्रोडक्शन था अरब, तुर्क और इस्लाम के बारे में। अब देखिए क्या होगा कि कल से स्टार्ट होगा दिल्ली सल्तनत। समझ रहे हैं ना, सारा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगा शायद कल से, क्योंकि क्या हुआ, मोहम्मद गौरी को हम लोग मार दिए हैं और क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कर दिए हैं, शासन दे दिए हैं। क्लियर। अब कल से क्या होगा, इसी के सिलसिले यही सीरीज आगे बढ़ेगा और इसमें क्या होगा कि दिल्ली सल्तनत आएगा, फिर मुगल आएगा, फिर लेटर मुगल आएगा, और उसके बाद क्या आ जाएंगे, ब्रिटिश आ जाएंगे। क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन है, आप लोग समझिए। भारत में अगस्ता मलाई जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, इसके अंतर्गत केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के पर्वतीय क्षेत्र शामिल हैं। यह यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम का एक भाग है। इस जीव मंडल में आरक्षित क्षेत्र में 16 वन मौजूद है। उपयुक्त कथनों में से ए कौन सा सही है या है, देख लीजिए, केवल 1, केवल 3, केवल 2 और केवल 3, 1, 2 और 3, ये आंसर आपको करना है। अब देखिए क्या है आगे कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया ने पृथ्वी के वायुमंडल के विकास में योगदान दिया। आदिकालिक वातावरण का ह्रास, पृथ्वी का गर्म आंतरिक भाग, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कूट का चयन करना है। अब देखिए केवल 1, केवल 3, केवल 1, केवल 2, 1, 2 और 3 सारे। अब देखिए इसमें क्या है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है। ज्वालामुखी प्रस्फुटन, गुरुत्वाकर्षण बल, भूकंप, गहरी खदानें, उल्कापिंड, चुंबकीय क्षेत्र। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कूट चुनिए। केवल 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 5, 6, 2, 3, 4, 5 और 6। सारे क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। अब आगे देखिए, भूकंप तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। तलीय तरंगे सबसे पहले भूकंप लेखी पर अभिलेखित होती है। प्राथमिक तरंगे गैसीय, तरल और ठोस पदार्थ से होकर गुजरती है। द्वितीयक तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। और प्रकृति में धरातलीय तरंग सबसे कम विनाशकारी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। ये देख लीजिएगा है या नहीं है, ये जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए केवल 1 और 3, केवल 2, 3, केवल 1 और 4, केवल 2, 3 और 4, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उच्च दबाव, गुप्त उष्मा, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, कोरियोलिस बल, 0 से 5 डिग्री अक्षांश, तीव्र ऊर्ध्वाधर पवन। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कितनी स्थिति आवश्यक है। सारी स्थिति, 3, 4, 5 या सभी के सभी। क्लियर। अब देखिए क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, क्योंकि मेडिवल भी स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद क्या आएगा, एंशिएंट मॉडर्न आएगा, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आने लगेगा। क्लियर। अब पढ़ाई अच्छे से कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।